तो चलते हैं हम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, इन सभी पर हमने चर्चा की थी। और इस वीडियो में जो हमने बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने की 3 विधियों की जो बात की थी, जिसमें मैंने प्रथम विधि आपको समझाई थी। मैंने बताया था आपको कि बहुपद ज्ञात करने की 3 विधियां होगी, जिसमें प्रथम विधि कहलाएगी गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि को ही मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। तो अगर इसका बेसिक जानना चाहते हो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि बहुपद घात के आधार पे और पद के आधार पर किस प्रकार विभाजित है, कितने प्रकार की राशियां होती है, इन सभी की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम उन्हीं जो गुणनखंड विधि है उसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन। उसके बाद मैंने एक प्रश्न लेके आपको उसमें शून्यांक भी बताए थे, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल में भी संबंध बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जब किसी द्विघात समीकरण के शून्यांक दिए होते हैं और उनका योग और गुणनफल दिया होता है तो किस प्रकार हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने ये बताया था कि किस प्रकार द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि हम सभी प्रश्न नहीं करेंगे, ये प्रश्न उन सभी प्रश्नों की तरह है जो मैंने उदाहरण में लिए थे। ठीक है, देखते हैं अपन। पहले तो ये जो समीकरण होती है, ये समीकरण अगर अव्यवस्थित हो तो आपको व्यवस्थित करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब देखो पहले तो अक्स स्क्वायर वाला गुणांक आता है सबसे पहले, जिसको ए पद कहते हैं। उसके बाद बी पद आता है, उसको कहते हैं जो अक्स का गुणांक होता है। और सी पद आता है, वो सदा अचर राशि आती है। मतलब 3 चीजें हैं, जब इनको व्यवस्थित करोगे तब जाके हल होगी। क्योंकि आपको पता है गुणनखंड विधि में प्रथम पद और लास्ट पद को मल्टीपल करते हैं और बी वाले पद के मान के बराबर लेके आते हैं। इसका मतलब ए और सी को अपन गुणा करते हैं, इसीलिए हमें इनको व्यवस्थित तरह से जमाना जरूरी है। चलते हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और हल करते हैं। देखना जरा, हमारा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। हमें इसके पहले शून्यांक ज्ञात करने हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, हम गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जैसा कि मैंने आपको गए वीडियो में चरण के माध्यम से समझाया था। प्रथम चरण में मैंने बताया था कि ए के गुणांक और सी के पद से गुणा करके उनका गुणनखंड करते हैं। मतलब 6 को 3 से गुणा करना है, कितने आ गए 18, और 18 के करने आपको गुणनखंड। टुकड़े किसका लगाया भाग, पहले 2 का, 9 आ गए, फिर 3 का लगाया, 3 आ गया, और फिर 3 का लगाया, एक बार गया। इसका मतलब 18 के गुणनखंड आ गए 2, 3 और 3। अब इनको अपने को व्यवस्थित क्रम में रखना है। मैंने ये बताया था कि जोड़ने घटाने पर हमेशा बीच वाला मान आ जाना चाहिए। बीच वाला मान मतलब बी वाला मान, मतलब हमें इस प्रकार इनको जोड़ना घटाना या व्यवस्थित करना है कि 7 आ जाए। अब देखना जरा, इन गुणनखंड की बात कर रहा हूं, इनको इस प्रकार जोड़ना घटाना, किधर भी जोड़ो घटाओ आप, जरूरी नहीं कि आप 2 को 3 से कर रहे हो या 3 को 3 से कर रहे हो, बस बीच वाला मान आ जाना चाहिए, मतलब बी का मान आ जाना चाहिए, मतलब -7 तो -7 आ जाना चाहिए। एक बार सोचो आप जरा, अगर 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तरीके 9 होते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 होते हैं, और बच्चे अपने पास 2, कितने बचे 2। जब अपन 9 में से 2 घटा दे तो हमारे पास 7 बचते हैं। 3 में से 2 घटा दे तो हमारे पास कितने बचते हैं, 7 बचते हैं। इसका मतलब हमें ये -7 हो जाए तो हमारा आंसर सही हो जाए, ये -7 हो जाए तो हमारा आंसर सही हो जाए। मतलब बड़ी संख्या को किस में रख दो, माइनस, और छोटी संख्या को किस में रखना है, प्लस में। जब बड़ी संख्या को अपन ने माइनस और छोटी संख्या को प्लस में रखा तो यहां पर आने वाला मान -7 प्राप्त हो गए। वापस समझो, अगर अपन ये करते 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटाते तो 3 बचते, इसका मतलब गुणनखंड तो आया नहीं। अर्थात हमें इस प्रकार सेट करना है, कैसे भी गुणा करके, 3 तरीके 9, 9 में से 2 गए तो 7। अब देखना, हमें जो ये 9 और 2 आए तब जाके -7 प्राप्त हुआ ना, इसी को हमें यहाँ व्यवस्थित करना है। पहला आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर -7 लेके आने हैं तो हमें पहले माइनस के 9 अक्स लिखना पड़ेगा। बस केवल 7 की जगह 9 लिख दिया है हमने, और एक क्या लिख दिया है, प्लस के 2 अक्स, क्योंकि प्लस के 2 घटाते कितने बच जाएंगे, वापस 7 बच जाएंगे, और लास्ट में 3 है तो 3 रखने हैं। अब 2 2 के अपने को जोड़े बना लेने हैं।
प्रथम जोड़े में कॉमन आई संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है। साथ के साथ क्या आएगी कॉमन? अक्स। एक तो 3 आएगा, एक अक्स आएगा, क्योंकि दोनों में अक्स है। 3 अक्स का जैसे भाग लगाया हमने 2 बार गया, और यहाँ पर अक्स बच गया, अक्स स्क्वायर था। तो फिर 9 में लगाया, कितने बार गया? 3 बार, और अक्स से अक्स कट गया। फिर चलते हैं अपन आगे, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता तो हम वहाँ पर 1 लेते हैं। 1 लेने के बाद यहाँ पर 2 अक्स माइनस 3 शेष बच गए। अब बात करते हैं अपन इसकी। हमारे पास 2 जोड़े प्राप्त होते हैं। एक तो ये वाला, ये देखो 3 अक्स यहाँ है और प्लस 1 यहाँ है। एक ये वाला 2 अक्स माइनस 3। हम पहले 3 अक्स प्लस 1 बराबर ले लेते हैं। मैंने कहा कि जो ये संख्या आएगी वो अक्स की रखने के बाद इसका मान कितना हो जाएगा? 0, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यांक। पहले हम 1 का पक्षांतरण करेंगे। जब इधर प्लस की संख्या है और पक्षांतरण करेंगे तो संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। मतलब 3 अक्स बराबर माइनस का 1। ठीक है। जब हम संख्या गुणा में होती है और पक्षांतरण करते हैं तो संख्या भाग में जाती है। मतलब -1 बटेवा 3, मतलब प्रथम शून्यांक आ गया अपना -1 बटेवा 3। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी संख्या है वो जो कोष्टक वाली, वो दोनों जगह है तो हम 1 लेंगे, दोनों में से 1 लेंगे। हमने ले लिया 2 अक्स माइनस 3। जैसे ही हम बराबर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे -3 का, तो 2 अक्स बराबर हमारे आ जाएगी संख्या प्लस की हो जाएगी, प्लस के 3। और जैसे 2 का पक्षांतरण करेंगे, अक्स बराबर आ जाएगा अपने 3/2। मतलब हमारा प्रथम शून्यांक तो हो गया 1/3 और द्वितीय शून्यांक हो गया 3/2। अगर -1/3 रखते हैं किसी अक्स की जगह तो भी इसका मान क्या आएगा? 0। अगर हम 3/2 रखते हैं तो भी इसका मान कितना आएगा? 0। इसका मतलब अक्स के 2 ऐसे मान मिल गए हमें कि यहाँ पर रखने पर 0 आ जाए, और इन्हीं को कहते हैं बहुपद के शून्यांक। बात समझ में आई आपको? वापस समझा दूं मैं आपको। पहले प्रथम पद को लास्ट पद से गुणा करना है, उसके बाद उसके गुणनखंड करने हैं। यह रफ काम है, कहीं एग्जाम में मत कर देना आप, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? उन गुणनखंड को इस प्रकार एडजस्ट करना कि जोड़ने घटाने पर बीच वाले नंबर आ जाए। फिर हमने इनको रख दिया, फिर इनमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनको हमें पक्षांतरण करके संख्या के रूप में लेके आ जाना है। जिस प्रकार संख्या आई -1/3 और 3/2। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको मैंने पहले बताया आपको कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं आपको। अब क्वेश्चन लेंगे अपन ये वाला। कौन सा? ये वाला। इसका मतलब आप समझो सी पद की वैल्यू यहाँ पर 0 है। सी पद की वैल्यू यहाँ पर 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। ये है हमारे पास क्वेश्चन 4u, 1 मिनट, 4u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें हमें गुणनखंड करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए और सी का पद देता तब हमें गुणनखंड करना पड़ता है। इसका मतलब इसमें सीधा हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4, और दोनों में एक और संख्या आ रही है u। एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है u। जब 4u कॉमन आ रहे हैं, 4u कॉमन आ रहे हैं तो कोष्टक लगाएंगे वापस, और यहां पर बच जाएगा केवल u, और यहां पर बच जाएंगे 2, क्योंकि 4 का भाग आया ना 4u में 2 बार। बराबर में क्या मानेंगे? 0, या प्लस में क्या मानेंगे? 0। कुछ बचा ही नहीं हमारे, तो प्लस में क्या मानेंगे? सीधा 0। इसका मतलब प्रथम जो शून्यांक प्राप्त हुआ, प्रथम तो होगा 4u प्लस 0 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे इसका, जैसे u का इधर पक्षांतरण किया, 0 तो 0 ही रहता है, पर 4 का पक्षांतरण करेंगे तो u बराबर क्या बच जाएगा? जब 0/4 आ जाएंगे, और जैसे भाग दिया मान 0 हो जाएगा। मतलब u का पहला मान कितना प्राप्त हो जाता है हमें? 0। ये प्रथम प्रकार का शून्यांक हो गया कि अगर u की जगह अपन 0 रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है u प्लस 2 बराबर मानेंगे अपन 0 के। फिर अपन ने u का u रखा और बराबर पक्षांतरण किया 2 का, ये रहा दूसरा, आपको बताओ तो गुणनखंड। और जैसे ही 2 का पक्षांतरण किया, ये प्लस के थे, किसके हो गए? -2। हमारे पास 2
शून्यांक प्राप्त हो जाते हैं। पहला है माइनस के 2 और एक है 0। जब माइनस के 2 और 0 रखते हैं तब इस समीकरण का मान ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। इस प्रकार इस समीकरण के कितने मान हो गए? 2 हो गए। बात समझ में आ गई? इस समीकरण के कितने मान हो गए? 2 हो गए। चलते अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत सीधा क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन, जैसे लगने में ऐसे हार्ड लग रहा है पर वास्तविक तौर पे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बाकी क्वेश्चन की जो शब्दावली है उतनी जितनी गहरी होगी उतना ही क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं जो दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो हम चलते 5वें क्वेश्चन में। t² - 15 है। क्या है 5वां क्वेश्चन? पहले का 5वां t² - 15। कुछ भी नहीं करना, बराबर में 0 लगा दो। अब जैसे 15 का पक्षांतरण करेंगे किस में आ जाएगा? किस में आएगा? प्लस में हो जाएगा। मतलब t² बराबर माइनस के 15 थे तो अब हो गए ये प्लस के 15। और जैसे स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है आपको पता हो तो? स्क्वायर का मान होता है सदा रूट के बराबर। तो इधर लग जाता है रूट और यहाँ पर आ जाते हैं 15। किसके? ये यहाँ पर ये संख्या होगी प्लस की, ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब t बराबर आ जाएंगे रूट के 15। इस रूट के 15 को एक बार माइनस में रखना, एक बार प्लस में रखना, ऑटोमेटिक हमारे को 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका शून्यांक कितना हो गया? कितना हुआ? रूट के 15। अब देखना, ये हो गए सभी क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं कौन से क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन में, कि द्विघात समीकरण के बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग, ये शब्दावली समझे, और गुणनफल क्रम से दिया गया है। मतलब पहला तो है योग, आपको मैंने बताया था एल्फा प्लस बीटा, कल के वीडियो में मैंने समझाया अच्छी तरह। वो तो है रूट के 2 और एल्फा इंटू बीटा, ये है 1/3। इसमें भी ये पहला क्या है? एल्फा प्लस बीटा, इसमें एल्फा प्लस बीटा, इसमें एल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग दिया हुआ है। और दूसरा है ये शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। एक शून्यांकों का योग, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। और कल मैंने एक सीधी सी चीज समझाई थी कि जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दे तब आपको द्विघात समीकरण पूछेगा, और मेरे एक ही प्रश्न में आपको द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, साथ में उस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना, एक ही प्रश्न से सभी चीजें सिखाई थी। फिर भी मैं इनके 1-2 क्वेश्चन में आपको करके बता देता हूं। हम इनके 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं ये दूसरा वाला ही, क्योंकि दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो पहले ये कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पता है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/c, या हम कह सकते हैं b का मान होता है अक्ष के गुणांक बटेवा अक्ष स्क्वायर के गुणांक। और एक होता है एल्फा इंटू बीटा। क्या होता है मित्रों? एल्फा इंटू बीटा। ये होता है अचर पद, मतलब c/a। यहां पर माइनस है, इस बात को ध्यान रखें, c/a। जब c/a का मान आता है तो यहां होता है c होता है, आपको पता है, अचर पद बटेवा अक्ष स्क्वायर के गुणांक, अक्ष स्क्वायर के गुणांक। अब यहां पर एक समस्या आपके सामने सामान्य सी आती है। एक समस्या का मैंने बहुत बार देखा है, तो आप इसको जब क्वेश्चन में आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी समस्या है। पहले चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। देखना जरा, प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न था अपना जिसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा था। तो शून्यांकों का योग तो है यहाँ पर √2। शून्यांकों का योग कितना है? √2। यहाँ पर शून्यांकों का योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है? मतलब एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2। एल्फा प्लस बीटा कितना है? √2। और शून्यांकों का गुणनफल कितना है? शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। 1/3 दोनों चीजें समझे।
बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैंने कहा एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे वा सी, इसका मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, ए। अब ऊपर वाला है माइनस बी, क्या है माइनस बी, और बटे में क्या है सी, मतलब ऊपर वाला पद अक्स का गुणांक। एक समीकरण बना लेते हैं अपन पहले, ये समीकरण होती है अक्स स्क्वायर, इस रूप में आएगी जब द्विघात समीकरण की बात कर रहा, तो दूसरा आएगा अक्स का पद और तीसरा आएगा अचर पद, मतलब सी कोई संख्या, ठीक है। यहाँ पर वो लेके आनी है अपने को। देखो जरा, अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बी वाला पद है इसका मान तो सीधा सीधा हो गया रूट के माइनस के रूट 2, और सी वाला पद है उसका मान सीधा हो गया, सॉरी सी नहीं है, अक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब यहाँ आता है ए पद, क्या आता है ए पद, ठीक है। तो ए पद वाला कौन सा हो गया, अक्स स्क्वायर के गुणांक। अक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ ए वाला पद मतलब 1, मतलब यहाँ पर अक्स के गुणांक कितने हो गए 1। देखना जरा, बी वाले पद के गुणांक कितने हो गए, बी यानी अक्स के गुणांक कितने हो है रूट के 2, और जैसे ही आपको पता है सूत्र में लगा हुआ माइनस, तो माइनस के रूट के 2 हो गए। उसी प्रकार ए पद, ए का मतलब अक्स स्क्वायर वाला पद कितने गुणांक, यहां पर है 1, यहां पर कितना है अक्स स्क्वायर के गुणांक का मान 1। पर समझना जरा, यहां पर भी ए है जो अक्स स्क्वायर के गुणांक है, और यहां भी अक्स स्क्वायर के गुणांक है, और इस बात को सदा ध्यान रखना कि अक्स स्क्वायर का गुणांक सदा समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यही मैं कह रहा था कि जब आपके प्रश्न में समस्या आएगी तब मैं समझा दूंगा, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है ताकि मैं इसमें गहराई से समझा सकूं, क्योंकि सामान्य तौर पर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। चलते अपन किस प्रकार करते हैं। आपको पता है यहाँ सी का मान 1 आ गया है, पर यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ तो 1 था और यहाँ पर कितने हैं 3। अब हमारे सामने समस्या आ गई है कि इसको करे तो कैसे करे। आपको पता है अक्स स्क्वायर का गुणांक जब समान होगा तभी तो यहाँ लिख पाएंगे, तभी तो द्विघात समीकरण बन पाएगी। इसका मतलब आपको एक ही चीज अपनानी है। एक बात बताओ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, अगर इनका गुणनखंड ले अपन कॉमन, तो यहाँ पर 3 है, इनको दोनों से गुणा कर देना है, ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, नीचे भी 3 से गुणा कर दो, और इसी से हम इसी भी ऊपर वाले पद को भी किससे गुणा कर देंगे 3 से, और नीचे वाले पद को किससे गुणा कर देंगे 3 से। वापस समझ लो, क्योंकि हमने यहाँ का गुणांक उठाया 3, इस 3 से इसको भी मल्टीपल कर देंगे, ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद को, और इसी 3 को ऊपर से भी जो योग था उनमें भी कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाता है मान -3 रूट 2, और नीचे आ जाता है 3 1 कम 3। यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गए, और 3 को 3 से गुणा किया तो फिर 3 3 9 आ गए। अपन इसको वापस कट कर देंगे, पर ध्यान रहे ऊपर से नहीं करना है क्योंकि हमें समान मान लेके आने थे। यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब देखो 3 और 3 मान समान है, इसका मतलब अक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं हो कि अब कितना आ गया 3। और अचर पद की बात करें तो अचर पद का मान कितना है, अचर पद हमारे पास है कितना, देखो अचर पद का मान हमारे पास आया 1, ठीक है। इसका मतलब अक्स स्क्वायर के गुणांक कितने आ गए 3, और अचर पद का मतलब सी, तो ये हो गया अचर पद। अचर कितना आया है हमारे पास सी, और सी का मान कितना आया है सी, एक जगह ही आता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आया अपना। इसका मतलब अक्स स्क्वायर के गुणांक आए अपने -3 रूट 2। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको अक्स स्क्वायर के सामने रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3 रूट 2 अक्स स्क्वायर, क्या आया -3 रूट 2 अक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा है इधर आया प्लस, अक्स के गुणांक कितने आए हैं, अक्स के गुणांक आए हैं माइनस के, अक्स के गुणांक कहाँ आते हैं, देखो ऊपर वाले पद में आते हैं अक्स के गुणांक, सॉरी अक्स स्क्वायर के तो आए अपने पास 3, अक्स स्क्वायर के कितने आए थे 3, तो अपन अक्स स्क्वायर के लिखेंगे पहले किसके लिखने अक्स स्क्वायर के, यहाँ आएगा अक्स स्क्वायर वाला, तो पहले लिखेंगे अक्स स्क्वायर के 3 अक्स स्क्वायर। ये देखो ऊपर वाला पद देखिए जरा, ये नीचे तो आया अपना अक्स स्क्वायर, ये अक्स स्क्वायर के गुणांक थे, ये अक्स स्क्वायर के गुणांक थे, ये ऊपर वाला अक्स के गुणांक है, तो अक्स स्क्वायर के गुणांक कितने अपने पास 3 अक्स स्क्वायर। उसके बाद ये संतुलित है, इसका मतलब प्लस रहेगा, पर प्लस जैसे लगाएंगे, पर यहाँ पर आने वाली संख्या माइनस थी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और फिर कहेंगे -3 रूट 2। फिर आया अचर पद का मान आपको पता है कितना आया था, अचर पद ये रहा, ऊपर वाला पद आता है कितना आया था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1।
बराबर 0। देखना वापस समझ लो आप, या तो क्वेश्चन देगा आपको कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, या देगा क्वेश्चन की द्विघात समीकरण दे रखी है और उनके शून्यांक दे रखे हैं। पहले तो हमें द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने हैं, अगर दे रखे हो तो। नहीं दे रखे हो, क्वेश्चन पूछेगा द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग दे दे और शून्यांकों का गुणनफल दे दे, तब हमें पूछ सकता है कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें द्विघात समीकरण बनाना है शून्यांकों के योग से और गुणनफल से। बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न और देख लेते हैं, हम एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखना, जब असमान चर आए, असमान मतलब अक्स स्क्वायर के गुणांक अलग अलग आते हैं, तब हम जो बड़ा होता है उनको दोनों ही पदों से, ऊपर वाले से नीचे वाले से सेम से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बड़ा था, 1 छोटा था, तो मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया। फिर ऊपर वाले में ऐसा ही रखेंगे, जहाँ पर समान नहीं था वहाँ पर ऐसा छोड़ेंगे, पर जहाँ पर समान था वहाँ पर अपन ने कट कर दिया और 1/3 आ गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 2 ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन इससे संबंधित है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन इनके करवा देता हूँ। अपन सारे क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि सारे क्वेश्चन में अपने को क्या रहेगा, टाइम खराब होगा। और आप जानते हो सभी क्वेश्चन है वो समान है, थोड़े बहुत परिवर्तन है, केवल संख्या परिवर्तित हो रखी है, बाकी मान वो का वो है। ठीक है, देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इरेज कर देता हूं मैं एक बार। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने माना एक में लिया है 0, ये है उसका तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? शून्यांकों का योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। क्या दे रखा है? 0 और √5, ये 2 दे रखे हैं। 0 और √5 दे रखा है, मतलब योग तो है 0 और गुणनफल है √5। गुणनफल कितने हैं? √5 है। तो देखो अब इसको किस प्रकार करना है, सीधी सी बात है। ये √5 वापस उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे अपन। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। ऊपर वाला पद किसका होता है? -b का, और नीचे वाला पद होता है किसका? 1 का, मतलब अक्स स्क्वायर के गुणांक का। तो ये जो 0 है, अगर अपन कहे कि अक्स का पहले तो निकालेंगे वही अक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आएगा? फिर आएगा अक्स का गुणांक और फिर आएगा c, मतलब अचर पद। तो पहले निकालो b, ये b वाला पद अक्स स्क्वायर गुणांक किसका होता है? a वाला पद होता है, ये b वाला पद होता है और ये c वाला अचर पद होता है। क्या होता है? अचर। तो देखो सूत्र के अनुसार ही अपने को सीधा सेट करना है। यहाँ पर 0 था, मतलब माइनस के 0, समझो जरा, ये तो किसके पद आए है? अक्स के गुणांक। फिर चलेंगे अपन a, मतलब a का मान, मतलब अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। अब चलो यहाँ पर, यहाँ भाग नहीं देना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 0 आ गया, नहीं ऐसा नहीं। इधर देखो गुणनफल में चलेंगे, बस सामने मान रखना और कुछ भी नहीं। ऊपर वाला पद तो किसका होगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ऊपर वाला पद तो होगा अचर पद, क्या हो गया? अचर पद। और नीचे क्या हो जाता है? अक्स स्क्वायर का गुणांक। जिस प्रकार यहाँ भी है ऊपर वाला तो क्या है? अक्स के गुणांक, अक्स के गुणांक, अक्स के गुणांक। और नीचे वाले क्या है? अक्स स्क्वायर के गुणांक। नीचे वाले क्या है? अक्स स्क्वायर के गुणांक। उसी प्रकार यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब अक्स स्क्वायर का कितना आ गया? अक्स स्क्वायर का मान आ जाता है हमारे पास 1। कोई दिक्कत आई? नहीं, सीधा ही था। इधर अक्स स्क्वायर का 1 आ गया और अक्स के गुणांक माइनस के 0 आए, मतलब 0 आया। 0 कोई माइनस प्लस का नहीं होता है, अक्स के गुणांक आ गए 0। और अचर पद हमारे पास कितना आया है? अचर पद का मान आया हमारे पास √5। मतलब हमारी द्विघात समीकरण बनेगी जब अपन लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि अक्स स्क्वायर का आया है 1 खुद 1 होता है, कोई भी जो अचर पद है वो खुद में 1 है, मतलब अक्स स्क्वायर आ गया। प्लस 0 है तो अक्स को 0 से गुणा करेंगे, मतलब 0 अक्स। और यहाँ पर आ गया प्लस का क्या आया है? √5। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 से किसी को गुणा करते तो 0 हो जाता है। और आपको पता है ये संख्या बन जाती है अक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, वही चीज आ गया ना, इसके भी 2 शून्यांक होंगे। अब अगर ये द्विघात समीकरण है और इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम फिर इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, और आज हमने प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन किया है। अब हम आगे वाली प्रश्नावली में इन द्विघात समीकरण में भाग देना सीखेंगे, त्रिघात समीकरण में भाग देना सीखेंगे, युक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना सीखेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फटाफट कोर्स करवा दिया जाए। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।